Hi everyone. Let's start with second part of chapter Indian economy on the eve of independence. Right? तो हमने ऑलरेडी 3 पॉइंट्स पढ़ लिए थे उस टाइम इकोनॉमी के, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ एंड लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी. क्लियर. और उनके ब्रिटिशर्स के आने से पहले, कॉलोनियल रूल से पहले हमारा जो इंडियन इकोनॉमी थी वो कैसी थी, वो हमने पहली वाली वीडियो में पढ़ा. अभी हम बची हुई जो कंडीशन, क्या क्या चीज़ें थी अलग अलग सेक्टर्स की अगर बात करें तो उसको हम एक बार देख लेते हैं. तो अब आता है हमारा फॉरेन ट्रेड कि उस टाइम हमारा फॉरेन ट्रेड की क्या कंडीशन थी. तो पहली चीज़, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स. हमारी जो हम इंडिया को अगर बोलें तो एक तरह से हम एक प्राइमरी प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्टर बन गए थे. मतलब हम फिनिश गुड्स तो हमारे यहाँ बन ही नहीं रहे थे, मोस्टली हमारे यहाँ प्राइमरी प्रोडक्ट्स बन रहे थे. मतलब हम जो रॉ मटेरियल है उसके सप्लायर बन गए थे, उसको एक्सपोर्ट कर रहे थे. ठीक है. और इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, और जो बाहर बनता था वो हम इम्पोर्ट करते थे, अपना हमारा कुछ फिनिश गुड नहीं था. ये चीज़ हो गई. अब प्राइमरी अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें कि जो जो कौन सी चीज़ें थी जो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, तो आप बोल सकते हो सिल्क, जैसे हमारे यहाँ का कॉटन, वूल, इंडिगो, जूट. जैसे उन लोगों ने एक तरह से हमें, ब्रिटिशर्स ने कैश क्रॉप्स उगाने के लिए फार्मर्स को मजबूर किया था, उनको लालच दे के. ठीक है, ज़्यादा उसमें रिटर्न मिल रहा था उनको. तो ये सब चीज़ें प्राइमरी प्रोडक्ट्स का हम सप्लायर बन गए थे, एक्सपोर्ट करने लगे थे. और कौन से फिनिश प्रोडक्ट्स थे जो हम यहाँ पे इंपोर्ट करते थे, जैसे वूलन्स, कैपिटल गुड्स, जो हमारे यहाँ पे मशीनरीज या टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो सब हमें इंपोर्ट करनी पड़ती थी. ठीक है. तो ये हमारे फॉरेन ट्रेड में अगर बात करी जाए एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, तो ये पहली चीज़ आ गई. नंबर 2, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल ने एक तरह से हमारी इकोनॉमी पे पूरा कंट्रोल कर लिया था, हमारी इंडस्ट्रीज़ को या ट्रेड को. कैसे किया ट्रेड को कंट्रोल? मोर देन हाफ ऑफ द ट्रेड विद ब्रिटेन. मतलब हमारा जो जितना भी हम ट्रेड होता था, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, आधे से ज़्यादा हमारा ब्रिटेन के साथ उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था एक तरह से. ठीक है. और बाकी बचा कुचा जो होता था वो चाइना, श्रीलंका, ईरान के साथ होता था. ठीक है. सेकंड काम क्या किया उन्होंने हमारे यहाँ से जैसे रॉ मटेरियल को लेके जा रहे हैं या फिनिश गुड्स लेके जा रहे हैं, तो एक शॉर्टकट रूट बना लिया था, स्विस कैनाल. ठीक है. जिससे उनको घूम के ना जाना पड़े, उनका टाइम बचे और डायरेक्टली इस रूट से वो सामान यहाँ से वहाँ पहुँचा सकें. तो वो स्विस कैनाल जो थी वो उन्होंने ओपन करी थी. कब करी थी? 1869 में. यू हैव टू लर्न दिस डेट. ठीक है. और डायरेक्ट रूट था ये बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन के बीच का, स्विस कैनाल. वो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए ओपन करी. थर्ड काम क्या किया? ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. हमारे ब्रिटिश रूल के टाइम पे जितना भी हमारा सरप्लस हुआ है कुछ एक्सपोर्ट करने से, जैसे हम प्राइमरी गुड्स के एक्सपोर्टर्स थे, तो हमारा सरप्लस तो ऑफकोर्स हुआ होगा. तो जो सरप्लस होता था वो बजाय हमारे देश में, हमारे देश की तरक्की के लिए इस्तेमाल करने के लिए, हमारे देश की डेवलपमेंट के इस्तेमाल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने उनको अपने यूज़ के लिए खर्च किया. जैसे अपने जितने ऑफिस के एक्सपेंसेस थे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, उन्होंने उसमें खर्च किया. सेकंड, उन्होंने जो वॉर्स जो उनकी होती थी उनमें जो एक्सपेंसेस होते थे वो हमारे सरप्लस को यूज़ करते थे उसके अंदर. ठीक है. नेक्स्ट, टू इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम्स जो होते थे उसमें खर्च कर देते थे. ठीक है. तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसमें हमारे जो एक तरह से हमारा फॉरेन ट्रेड की जो कंडीशन थी, ये सारी, कि हम एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड प्रोडक्ट बन गए. ब्रिटिश रूल ने पूरी मोनोपोली कर रखी थी, स्विस कैनाल बना दी थी. नंबर 3, हमारी जो इंडियन वेल्थ जो हमारी थी, सरप्लस से जो हमें थोड़ा बहुत जो सरप्लस था हमारा, उसको उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए खर्च किया. तो ये हमारी फॉरेन ट्रेड उस टाइम ये कंडीशन थी. अब अगर हम बात करें डेमोग्राफिक कंडीशन कि हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी. डेमोग्राफिक होती है एक तरह से, अगर पॉपुलेशन को आपका जो स्ट्रक्चर है हमारा उसको पढ़ा जाए, कि वो देखा जाए कि भाई उसमें बर्थ रेट, डेथ रेट देखो आप, उनकी लिटरेसी देखो. ठीक है. ये सब चीज़ों को जो अगर आप देखोगे पॉपुलेशन की, उसको डेमोग्राफिक कंडीशन बोलेंगे. तो कैसी थी? तो पहले तो हमारी ये सारा कैलकुलेशन इतना होता नहीं था पॉपुलेशन को चेक करने का. लेकिन पहला सेंसस जो आया था, जो फर्स्ट टाइम पॉपुलेशन को रीड करा गया, वो था 1881 में. ठीक है. 1881 में फर्स्ट सेंसस जो था, ऑफिशियल सेंसस,
और उसके बाद से एवरी 10 ईयर में पॉपुलेशंस का सर्वे होता है, ठीक है, पहली चीज़। तो तो उस 1881 से जब हमने देखना शुरू किया हमारा जो डेमोग्राफिक कंडीशन को हमारी, उसमें क्या क्या रीड करा, क्या क्या चीज़ें देखी, तो देखा गया कि जो बर्थ रेट था वो और डेथ रेट दोनों बहुत हाई थे, ठीक है। वो मतलब बहुत ज़्यादा बर्थ भी हो रहे थे और बहुत ज़्यादा डेथ भी हो रही थी। तो अगर देखा जाए तो बर्थ रेट 48 आप बोलेंगे और डेथ रेट 40 पर 1000 अगर रीड करा जाए तो 48 बर्थ रेट था और 40 डेथ रेट था। ये हमारा उस टाइम कंडीशन थी, ठीक है। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, जो लिटरेसी रेट अगर देखा जाए कितने लोग एजुकेटेड थे, लिटरेट थे, लेस देन 16% जो थे वो लिटरेट माने जाएंगे उस टाइम। अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करी जाए, ठीक है, वो मोर्टेलिटी रेट भी हमारा बहुत हाई था उस टाइम। इट वाज अराउंड 218 बच्चे जो थे वो 1 साल से पहले ही मर जाते थे पर 1000 अगर देखा जाए। ये हमारा उस टाइम कंडीशन थी हमारे देश की। पर 1000 218 बच्चे 1 साल से पहले ही मर जाते थे। इसको बोला जाता है हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्लियर। नेक्स्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर बात की जाए कि मतलब एक एवरेज पर्सन की क्या लाइफ, कितना ड्यूरेशन लाइफ वो जीता है, वो बहुत कम थी, वो थी सिर्फ 44 ईयर्स। तो ये सारी हमारी लिटरेसी की, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सब हम डेमोग्राफिक कंडीशन में पढ़ते हैं और मैंने आपको उसका डेटा बताया कि क्या कंडीशन थी उस टाइम, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आती है कि 1921 में को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है, क्योंकि इससे पहले 1921 से पहले ये सब चीज़ें कंडीशन बहुत हाई थी, ठीक है, और बर्थ रेट भी, डेथ रेट भी। लेकिन 1921 के बाद हम जो है एक तरह से सेकंड स्टेज में आ गए थे, जिस टाइम थोड़े बहुत लोग लिटरेट हो गए होंगे, थोड़ा बहुत चीज़ें हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ या हेल्थ में कुछ थोड़ा सा बेटर कुछ हुई होंगी, जिसकी वजह से बर्थ रेट तो उतना ही था बट जो डेथ रेट था वो लो हो गया था, ठीक है। तो उसमें क्या था, डेथ रेट लो हो गया, तो इसलिए 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, एक तरह से आपने स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। तो उससे पहले जो थी वो फर्स्ट स्टेज बोली जाएगी, जिस टाइम सब कुछ बहुत हाई था, और सेकंड स्टेज 1921 के बाद आती है। इसका भी आपका एमसीक्यू बनता है कि फर्स्ट स्टेज कौन सी थी या सेकंड कौन सी थी या ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा था। वो 1921 था। इसके बाद हम सेकंड स्टेज में आ गए थे। हमारा एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हुआ था एक स्टेज से दूसरे स्टेज में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट, हमने फॉरेन ट्रेड पढ़ लिया, हमने डेमोग्राफिक कंडीशन पढ़ लिया, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बात करा जाए तो हमारी जो पॉपुलेशन थी किस किस कामों में लगी हुई थी, जैसे कुछ एग्रीकल्चर में थी या इंडस्ट्रीज़ में थी या सर्विसेज में थी। तो हम अपने जितने भी वर्किंग पर्सन होते हैं और जो वो डिवाइड, तो क्या अलग अलग सेक्टर्स में हमने डिवाइड किया होता है काम को। तो जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। तो प्राइमरी में आता है आपका जैसे एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि उस टाइम कंडीशन में कि हमारा प्राइमरी सेक्टर का जो ऑक्यूपेशन था, मोस्टली लोग फार्मिंग में थे, प्रीडोमिनेंस था। मतलब सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर जो था, सर्विस सेक्टर, वो सिर्फ 10 to 18% लोग उसमें थे, बाकी सारे एग्रीकल्चर सेक्टर में थे, प्राइमरी ऑक्यूपेशन या प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए थे अगर वर्किंग पॉपुलेशन की बात करें, ठीक है। तो उस टाइम हमारे ऑक्यूपेशन मीन्स काम काज जो लोग कर रहे थे, तो प्राइमरी सेक्टर पे लगे हुए थे। सेकंड, रीजनल वेरिएशन। रीजनल वेरिएशन मीन्स कि हमारे इंडिया में अगर अलग अलग रीजन की बात करें तो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ एग्रीकल्चर पे जो डिपेंडेंस थी कुछ स्टेट्स की कम हो गई थी, वो बाकी सेक्टर्स में आ गई थी। जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, बंगाल, ये कुछ ऐसे स्टेट्स थी जो एग्रीकल्चर से डिपेंडेंस उनकी कम हो गई थी, वो बाकी सेक्टर्स में आने लगी थी। और जिनकी एग्रीकल्चर पे बढ़ गई थी डिपेंडेंस, जहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होने लगा था, वो था उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब। यहाँ पे एग्रीकल्चर का ज़्यादा बढ़ गया था,
ठीक है, आई होप आपको ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर समझ आ गया। ये मैंने बहुत डिटेल में वीडियोस नहीं बनाई है बिकॉज इतना टाइम भी आपके एग्ज़ाम्स के लिए नहीं है, लेकिन मोस्टली आपके सारे पॉइंट्स इनके अंदर कवर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है उस टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है एक्टिविटीज़, सर्विसेज और फैसिलिटीज़, मतलब जो हमारी कंट्री को चलाने के लिए एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या क्या सर्विसेज होती हैं या क्या क्या है फैसिलिटी, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोस्टल सर्विसेज, इन सब की बात करें वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। मेन मोटिव क्या था इनका ब्रिटिशर्स के टाइम पे डेवलप करने का? मेन मोटिव था सर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट। उनके अपने पर्सनल कॉलोनियल इंटरेस्ट जो थे, ब्रिटिशर्स के पर्सनल इंटरेस्ट जो थे, उसको सर्व करने का उनका पर्पस था। इस वजह से उन्होंने हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। तो उसमें क्या क्या किया? नंबर 1 उन्होंने रोड्स बनाई। क्यों बनाई? मोबिलाइजिंग आर्मी एंड शिफ्टिंग रॉ मटेरियल को एक तरफ से दूसरी जगह ले आने के लिए, आर्मी को मोबिलाइज कराने के लिए, इधर उधर जाने के लिए उन्होंने दे मेड रोड्स बनाई। ठीक है। नंबर 2 रेलवे, जो उनका सबसे बड़ा, अगर हम बोलें ये जो आज भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हम बोल सकते हैं ब्रिटिशर्स का था, 1850 में रेलवे हमारी इंट्रोड्यूस हुई थी। तो वो किस लिए बनाई थी? एक तरह से इट ब्रोक जोग्राफिकल बैरियर्स। फ़ायदा है, नेचुरल है कि जितने भी जोग्राफिकल बैरियर्स थे जहाँ आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते रोड से, वो आपके लिए रेलवे से पॉसिबल हो गया था। टाइम भी ऑफ कोर्स बचता था। एनहेंस्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रेलवे के थ्रू कमर्शलाइजेशन उसका बढ़ गया था। जो चीज़ में ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली उसको बेच पा रहे हो सामान को, ठीक है, पहुंच पा रहा है सामान। थर्ड, ह्यूज इकोनॉमिक लॉस टू इंडियन इकोनॉमी। इसकी वजह से इतना पैसा रेलवे बनाने में लग गया था कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस भी हुआ था फ़ायदे के साथ साथ। ठीक है, बनाया तो ब्रिटिशर्स सब अपने फ़ायदे के लिए था, बट रेलवे हमारे लिए आज भी बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है ब्रिटिशर्स का अगर देखा जाए। ओके, नेक्स्ट है एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट उन्होंने बनाया, बट वो बहुत ही अनइकोनॉमिकल था, बहुत ज़्यादा महंगा, हमारी मतलब एक तरह से ड्रेन कर दिया था इकोनॉमी को, इतना पैसा उसमें लग गया था। और उड़ीसा में जो उन्होंने कोस्ट, अगर एमसीक्यू में आता है कौन सा कोस्ट फेल हो गया था, तो आप बोलेंगे उड़ीसा कोस्ट जो था वो फेल हो गया था, जो उन्होंने बनाया था इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पॉइंट है ये। नेक्स्ट आपका है कम्युनिकेशन में आता है पोस्ट एंड टेलीग्राफ। ठीक है, तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ उन लोगों ने जो बनाया, इंट्रोड्यूस किया इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जो पॉइंट है, पहली चीज़ इट वाज वेरी एक्सपेंसिव सिस्टम, बहुत ही एक्सपेंसिव था पहली चीज़। इट सर्व पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। इसका क्या पर्पस था, क्यों बनाया गया? कि एटलीस्ट पोस्टल और टेलीग्राफ की हेल्प से लॉ एंड ऑर्डर का पर्पस सॉल्व होता था, मतलब इजीली जो है लॉ एंड ऑर्डर को आप मेंटेन कर सकते थे कंट्री के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी थी जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो पा रहा, तो आप आंसर देंगे पोस्ट एंड टेलीग्राफ। क्लियर? नेक्स्ट, क्यों उन्होंने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, ऐसा कौन सा उन लोगों को हमारे कंट्री पे डेवलपमेंट का सोचा उन्होंने? तो पहली चीज़ अगर हम बात करें रेलवे, उन्होंने इसलिए किया सो दैट दे कैन हैव इफेक्टिव कंट्रोल ओवर इंडियन टेरिटरी, हमारी इंडियन टेरिटरी पे इफ़ेक्टिव कंट्रोल कर पाए। नंबर 2, क्योंकि आर्मी को इधर उधर मोबिलाइज कर सकते थे। अर्न प्रॉफिट बाय लिंकिंग टू पोर्ट्स, इजीली वो रेलवे को कनेक्ट करके पोर्ट से यहाँ से रॉ मटेरियल भेज सकते थे, वहाँ से फिनिश गुड्स ला सकते थे। सेकेंड हो गया। थर्ड, मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बाय ऑफ ब्रिटिश फंड्स, जो ब्रिटिश फंड्स हैं उनका एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कर सके। तो ये उनके अपने पर्सनल कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ जो था हम पढ़ चुके हैं पहले ही, वो मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर के लिए यूज़फुल था, हम कंट्री पे इजीली ऑर्डर कर सकें, लॉ मेंटेन कर रहे हैं लोग नहीं कर रहे, वो सब कंट्रोल कर पाएँ। अब अगर पढ़ा जाए कि ब्रिटिशर्स ने वैसे तो हमारी इंडियन इकोनॉमी को बिल्कुल तहस नहस कर दिया, बुरा हाल कर दिया, बट वही होता है ना कि सब कुछ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ फ़ायदा भी अगर हम देखें तो क्या हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा हुआ, नुकसान के साथ साथ कुछ कुछ ऐसी चीज़ें वो कर गए जिसकी वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा फ़ायदा हो गया। तो कौन कौन सी चीज़ें? सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन। अब पहले जैसे हम लोग सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट तो थे, मतलब हम एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, तो अब लेकिन हमें कुछ चीज़ें आ गई, हम फूड इतना क्रॉप हमारी होने लग गई कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। ठीक है, फूड ग्रेन में।
नेक्स्ट बेटर ट्रांसपोर्टेशन, जो पहले नहीं था वो हमने अभी भी पढ़ा, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हमारा बेटर हो गया, रोड्स रेलवेज ये सब चीज़ें। चेक ऑन फेमाइंस, अब आपकी रोड्स बन गई हैं, रेलवेज़ बन गया, तो इजीली कहीं पे अगर बाढ़ आ रही है कुछ आ रहा है तो आप जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पे पहले पहुँचना मुश्किल होता था रोड्स बनने से, ठीक है, तो ये एक फ़ायदा हो गया। शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी, जैसे हमारा पहले बार्टर सिस्टम था कि हम मनी कम इन्वॉल्व था, लोग एक कमोडिटी देते थे उसके बदले दूसरी चीज़ लेते थे, आपस में बार्टर सिस्टम था, तो मॉनेटरी इकोनॉमी आ गई थी, मनी से ट्रांजैक्शंस होने लगी थी। इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, जो हमारे देश में नहीं था इससे पहले, अच्छा कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करा जाए, कैसे इफ़ेक्टिव चलाया जाए सेटअप, पूरे देश को चलाना जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है देश का, वो हमें उनसे सीखना चाहिए किस तरह उन्होंने किया, तो वो हमारे कंट्री को एक कंट्रीब्यूशन उनका ये भी था कि हमें सिखा गए कि कैसे इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करा जाए देश में, ठीक है। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया। तो अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है इस तरह ऑलमोस्ट मैंने आई डोंट थिंक कि कुछ बचा होगा, सब कुछ इस चैप्टर में कवर कर लिया है आपकी 2 वीडियोस में। अगर आप ये 2 वीडियोस को अच्छे से देख लेते हैं तो मुझे ये लगता है कि कोई ही शायद MCQ होगा जो आप लोगों का छूटेगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट चैप्टर की भी कोशिश करूँगी, जल्दी ही वीडियो बनाती हूँ और कवर करती हूँ। ऐसी ही आपकी सारी वीडियोज़ होंगी अभी शॉर्ट, क्योंकि एग्ज़ाम पास में तो आप बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जा सकते हैं और इतनी ज़रूरत भी नहीं है MCQ के लिए, राइट। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।